अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट 2 टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री है और साइंटिफिक मेथड्स है। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियड ऑफ केमिस्ट्री आज से 300 ईयर्स और 400 ईयर्स बिफोर, यानी कि 1600 से स्टार्ट हो जाता है, जब मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ, जब मुसलमानों का दौर एंड हुआ, मुसलमानों का पीरियड एंड हुआ। तो जितनी भी नॉलेज थी, जितनी भी बुक्स थी, जितनी भी स्टडीज़ थी, उनका ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ इंग्लिश पीपल की तरफ, अंग्रेज़ों की तरफ। और उन्होंने पिछले 100 सालों के अंदर, मतलब 1900 से लेकर 2000 तक में जो डेवलपमेंट की, वैसी डेवलपमेंट आज तक, मतलब दुनिया को बने हुए 10 करोड़ सालों में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी डेवलपमेंट पिछले 100 सालों में हुई है। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियड ऑफ केमिस्ट्री, उसके जो फादर हैं उनको हम कहते हैं रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से। इसके अलावा लेवॉइजर ने केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में दुनिया को बताया। जॉन डेल्टन 3rd नंबर पे वो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इन सब के बारे में, इनको मैं अभी ब्रीफ पढ़ा रहा हूँ, इनके बिल्कुल बारे में समझने तरीके से मैं आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ। इन तमाम साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो जॉन डेल्टन का नाम यहाँ पे 3rd साइंटिस्ट है हमारे पास, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम हमारी इस दुनिया के सामने रखा। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उन तमाम तर चीज़ों के बारे में लोगों को बताया एमिडियो एवोगैड्रो ने, जो एक इटालियन केमिस्ट थे। एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा पेज नंबर 64 पर, और पेज नंबर 64 से 1 पेज और 2 पेज पहले आपको मिलेगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी कि पेज नंबर 61 और 60 पर आपको मिलेगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब पेज नंबर 64 पर जो पीरियोडिक टेबल है उसकी बेस रखी थी मिस्टर डिमिट्री मेंडलीव ने, और उनका पीरियोडिक टेबल मौजूद है पेज नंबर 60 या 61 पर। नंबर 3, रेडियो एक्टिविटी, कैंसर का इलाज जिस प्रोसेस के ज़रिए होता है उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मिसाइल जिस प्रोसेस के ज़रिए बनाए जाते हैं, जिस प्रोसेस की वजह से न्यूक्लियर मिसाइल्स बने हैं, उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उस प्रोसेस को डिस्कवर करने वाली कौन थे? हेनरी बेक्यूरेल थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने उन रेडिएशंस और एटम का स्ट्रक्चर, एटम किस तरह से डेवलप, एटम किस तरह से उसके पार्टिकल्स अरेंज हुए हुए होते हैं, उसकी स्टडी की अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। एटम के सराउंडिंग में ऑर्बिटल्स होते हैं, एटम मुख्तलिफ रंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हमें बताया नील बोहर ने। इसी तरह हेनरी मोज़ले ने एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की एक्चुअल क्वांटिटी पता करके बताई, और जेम्स चैडविक ने किसी भी एटम में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं इसके बारे में पता किया। तो इनके तमाम डिटेल एक्सपेरिमेंट आप आने वाली क्लासेस में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज साइंटिफिक मैथड। साइंटिफिक मैथड क्या है? साइंटिफिक मैथड और साइंटिफिक अप्रोचेस इन केमिस्ट्री, ये नाम है उन मैथड्स का, उन टेक्निक्स का। साइंटिफिक मैथड is the name of method and techniques which are used by scientists to conduct certain experiments to achieve the desired results. अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल करने के लिए साइंटिस्ट मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम साइंटिफिक मैथड कहते हैं। किसी भी साइंटिफिक मैथड के बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं, 4 उसूल होते हैं, जिसमें से पहला जो उसूल है, पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी कि गौर व फिक्र करना। आप किसी भी फिनोमेना के बारे में, किसी भी जॉब के बारे में, किसी भी मैकेनिकल वर्क के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में XYZ, आप उस काम को उस वक्त तक नहीं सीख सकते जब तक आप उस काम को अच्छे से नोटिस ना करो, उसके ऊपर अच्छे से गौर व फिक्र यानी कि एनालाइज ना करो उसको। आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी भी दूसरे बंदे को जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतरीन ना हो। यानी जैसे कि एक बच्चा जो लगभग 1.5 साल की उम्र से 2 साल की उम्र तक
बोलना शुरू करता है, बाज़ औक़ात 2.5 साल की उम्र तक बोलना शुरू करता है, तो क्या रीज़न है? वो उन 1.5 साल के टाइम पीरियड में या 2 साल के टाइम पीरियड में या 2.5 साल के टाइम पीरियड में जब तक उसने बोलना शुरू नहीं किया है, वो साइंटिफिक मेथड के पहले उसूल को फॉलो कर रहा है, जिसका नाम क्या है? ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर किसी शख्स का ताल्लुक केपीके से है तो आप देखेंगे, और वो शख्स पढ़ा लिखा है, तो आप देखेंगे कि वो उर्दू भी बोल सकता है, वो पश्तो भी बोल सकता है, और वो इंग्लिश भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने कंटिन्यूसली इन 3 लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है, तो वो तीनों लैंग्वेज सीख लिया। अकॉर्डिंग टू साइंस एक बच्चा 5 लैंग्वेजेस सीख सकता है बिल्कुल इनिशियल स्टेट में, यानी कि अगर उसके पैदाइश से लेकर उसकी 2.5 साल की उम्र तक उसके सामने 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाएं तो वो 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकता है। ठीक है? और उस लैंग्वेज को उसने कैसे सीखा? उन लैंग्वेजेस को उसने सीखा बाय ऑब्जर्वेशन। तो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज़ को लोगों को बताने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं, उसके ऊपर मुशाहिदा कर लेते हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र कर लेते हैं, तो आप कुछ रिजल्ट्स पर पहुंचते हैं, आप कुछ नतीजों के पर पहुंचते हैं, और वो आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों को बताते हैं। जब आप अपने किए हुए ऑब्जर्वेशंस और अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट हासिल करते हैं और वो लोगों को बताते हैं, तो वो रिजल्ट्स अनश्योर रिजल्ट्स होते हैं, वो पक्के रिजल्ट नहीं होते, वो टेंटेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने ही उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, किसी और ने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके चेक नहीं किया है। तो हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, यार मैंने अभी किया था, हो गया, अब नहीं हो रहा। तो आपने जो किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई काम किया था और वो हो गया, तो आपने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि ये काम ऐसे ही होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपने उस वर्क को परफॉर्म करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। इट्स मीन आपकी जो सोच थी, आपकी जो थिंकिंग थी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी? एक अदद हाइपोथेसिस थी। हाँ, अगर आप दूसरी मर्तबा भी वो काम परफॉर्म करते और लोगों को बताते और लोग भी वो काम परफॉर्म करते और वो काम उस तरीके से हो जाता, तो हम उसे क्या कहते? फिर हम उसको डालते इन द कैटेगरी ऑफ थ्योरी। The theory is a framework of observed natural phenomena and predictions which are accepted or supported by appropriate number of scientists. थ्योरी एक फ्रेमवर्क है, आपके सिलेक्टेड एलिब्रेशंस हैं, आपके सिलेक्टेड डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स हैं, जिनके बारे में आपने लोगों को बताया है कि आपने अगर फलाना काम करना है तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और जब आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो ये काम हो जाएगा। और लोगों ने उसको मान लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आपके कहे गए पॉइंट्स, आपकी कही गई बातें, आपका कहा गया जो हाइपोथेसिस था, उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया जाएगा, एंड दैट नेक्स्ट लेवल इज थ्योरी। एंड इन लास्ट, साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या है? साइंटिफिक लॉ जब किसी थ्योरी को टेस्ट किया जाता है बार बार मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ कंडीशंस में, और वो थ्योरी के बताए हुए रिजल्ट हमेशा करेक्ट आते हैं। मतलब मैंने कहा कि जब भी आप बटन दबाओगे, बटन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करोगे तो फैन ऑन हो जाएगा, और जब उसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करोगे तो वो फैन ऑफ हो जाएगा। अब लोगों ने बार बार इसको चेक किया, टेस्ट किया, चेक किया, टेस्ट किया मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, और यही हुआ, तो ये साइंटिफिक लॉ बन गया। मतलब ये एक मजाक की बात थी, सिर्फ एक्सप्लेनेशन की हद तक, कि किसी भी थ्योरी को उस वक्त लॉ बनाया जाता है जब वो 100% एक्यूरेट और करेक्ट हो। अगर उसके रिजल्ट्स 90% सेम आ रहे हैं तो वो थ्योरी ही रहेगी। अगर आप कुछ रूल्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो और वो रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करने पर हर मर्तबा एक जैसे रिजल्ट आते हैं,
टोन, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को बना दिया जाएगा साइंटिफिक लॉ यानी साइंसी कानून। आफ्टरवर्ड ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हम आपको वक्त के साथ साथ पढ़ाएंगे, आप नोट कर लीजिए। मॉडर्न पीरियड ऑफ केमिस्ट्री, साइंटिफिक मेथड, उसकी टाइप्स और बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ये तमाम तर चीज़ें आपने अपनी केमिस्ट्री कॉपी में नोट करना है। चैप्टर नंबर 1 एंड हो गया। अल्लाह हाफिज़।